हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मेट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। एक न्यू चैप्टर से पहले चैनल का काम सारे चीज़ें सेम है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड मीडियम इंग्लिश तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि इसको बजा डाला लाइफ ऑलरेडी झिंगा लाला। अगर तुम्हें चैनल मिल चुका है तो फटाफट से डिकोड सीरीज कर लो, काफ़ी रहेगा। तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ डिकोड मैटर करता है। ठीक है, ओके। ये सिलेबस थे हमने ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपके पास पॉकेट बैच नहीं है तो लास्ट टाइम में फटाफट से क्यों लास्ट में पछताओ, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं। साइंस, एसएसटी, मैथ्स और बहुत सारी चीज़ें स्पेशल, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, गेस्ट क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज हो, माइंड मैप सीरीज आने वाला है कुछ ही डेज में आपके पॉकेट बैच के अंदर। तो फटाफट अपना पॉकेट को अपने से पास रखिए, सक्सेस आपके पास रहेगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग पॉकेट बैच में। नहीं, अभी फिलहाल वीडियोस देख लो। देखो, हमने ऑलरेडी साइंस को वन शॉट करा रखा है। आई थिंक ये पेपर अलग आ गया, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर दो। ये अगर हमने साइंस का वन शॉट करा रखा है उसको देख सकते हैं। एसएसटी में जो लोग प्रॉब्लम है कि एसएसटी में सब्जेक्टिव कौन सा करना है, बस आप 6 वीडियोज़ कर लीजिए, इनफ रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। जितना बनाने बोलेगा उससे उतना आपसे इस वीडियोज़ को देखने के बाद बन जाएगा। सब में 2-2 वीडियोज़ हैं, एक पार्ट में कवर नहीं हो पाता है। पूरा SCRT, आपको SCRT के बुक, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बोर्ड के फर्स्ट से सेकेंड से चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन है ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना काफ़ी कीजिए, काफ़ी रहेगा। और रीसेंट वाला जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। आइए, आज हम लोग चैप्टर करेंगे, है ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे। सॉरी, चैप्टर नेम मिस आउट हो गया बट कोई बात नहीं। ओके, एनसीईआरटी में डिलीटेड है आई थिंक, न्यू एनसीईआरटी में, बट हम लोग कर लेंगे। इतना कर लेंगे, इस चैप्टर से बस सब्जेक्टिव आने वाला है, बस सब्जेक्टिव 2 नंबर के। यहाँ मैंने उसी हिसाब से लेके आया ताकि आपको कोई टेंशन की बात नहीं हो। ये सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव के पॉइंट है, तो इतने सारे क्वेश्चन। हाँ जी, पिछले 10 साल में यही सब तो क्वेश्चन ही पूछा गया, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना तुम गारंटी लेके रखो। छोटे छोटे टर्म है, इसको समझ लो, एग्जामिनेशन तक काम दे देगा और एग्जामिनेशन में आ गया तो तुमसे इजीली बन जाएगा। टर्म से आप इसको देखते चलिए, ऑब्जेक्टिव जिस हिसाब से पूछेगा बताते चलेंगे। हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेड राइट्स क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, हेरिडिटी की बात करें, एक ऐसा प्रोसेस, याद करने का सिंपल से याद डेफिनेशन याद हो जाएगा। हेरिडिटी, आजा भाई, इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट पासेस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर चिल्ड्रन। सिंपल सी बात है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन तक पास करता है, किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू, ठीक है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, उसको बोलेंगे हम लोग हेरिडिटी। क्लियर है? ओके, दूसरा आता है इनहेरिट। एक आता है हेरिडिटी, एक आता है इनहेरिट। बेसिकली ये ट्राइस एज द फीचर्स और qualities that children get from his या her parents. These tried already parent at the birth and controlled by the gene. इनहेरिटेड राइट्स की बात करें, ये एक ऐसा फीचर्स होता है, क्वालिटीज़ होता है जो चिल्ड्रन तक पहुंचता है, किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। ओके, ये जो ऑलरेडी बर्थ टाइम से प्रेजेंट होता है ना, कि पैदाइश से बहुत अमीर है, वो अमीरी तो नहीं चाहता है बट क्या बोल सकते हैं, सिंगर है ना, उसके फैमिली वाले पूरे सिंगर हैं, तो एक होता है ना कि पेरेंट्स का गुण चले जाना, तो वो वाली चीज़ इनहेरिट। हेरिडिटी बेसिकली एक प्रोसेस होता है और इनहेरिट बेसिकली फीचर्स जाता है, ठीक है। ओके, जैसे तुम्हारा आई का कलर हो गया, है ना, हेयर कलर हो गया, गांव में जाते होगे, तुमको मालूम नहीं है वो कौन लगेगी बट तुमको पता होगा कि ये तुम उसके बेटे हो, नानी घर जाएगी तुम तो उसके बेटे हो, दादी घर जाओगे तुम तो उसका लड़का हो, है ना। कैसे बताता है वो फेस देख कर, हाँ अच्छा ये इसका बेटा है, कैसे? हेरिडिटी, इनहेरिटेड की वजह से, है ना, क्योंकि आपका जीन मतलब मदर फादर की जीन से आप बने, है ना। ओके, चलिए आते हैं। ट्राइट्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? क्रोमोसोम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली आपका क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब क्रोमोसोम क्या है, बिहार बोर्ड इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाता है, एक डेफिनेशन में दूसरा डेफिनेशन ले आता है। क्रोमोसोम की बात करें, ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी याद करना, सब्जेक्टिव पे। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट याद रख लो। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है ऑफ द सेल, याद रख लो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स, ठीक है। ओके, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? ये डीएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो। डीएनए, सॉरी, क्रोमोसोम किससे बना हुआ? डीएनए प्रोटीन से, ठीक है।
ओके, क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है, वो जीन को कैरी करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट प्लस सब्जेक्टिव पॉइंट, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर तुम याद रख लो ना, ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी तुम सब्जेक्टिव में लिख के आ सकते हो, है ना। ये ऑलरेडी 2 नंबर के डेफिनेशन है सारे। ओके, ये क्या था, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या फिर ले जाने के लिए कैरेक्टर कहाँ से, पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक, है ना। ओके, इसका फिक्स नंबर होता है ना। कितने पेयर में आता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वेरिएशन में और इनहेरिटेंस में। इंपॉर्टेंट है, कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मली अगर पेयर नहीं पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 46, पेयर पूछेगा तो 23, याद रहेगा। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, और ऑलरेडी जो मैंने मार्क कर दिया, और यही आपके सब्जेक्टिव भी हो गए। क्लियर है, ओके। यह हमने एक टर्म पढ़ा था डीएनए, ये क्या होता है, बिहार बोर्ड इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बस, ठीक है। डीएनए क्या होता है, याद होना चाहिए, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, खाना बनाने का मटेरियल, या पबजी खेलने का मटेरियल, कुछ भी, व्हाटएवर, तो एक जेनेटिक मटेरियल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम याद रख लेना, ठीक है। ओके, ये कंटेन करता है ऑल द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अगर तुमसे पूछ ले कि इनमें से कौन क्या करता है, कंटेन करता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट के लिए कौन, तो डीएनए वहाँ ऑप्शन में ब्लिंक करेगा। इस हिसाब से भी तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। मैं तुमसे वो होता है ना यूट्यूब पे जो कराते रहते हैं 10,000 क्वेश्चन दिस दैट, नहीं, तुम लोग एक ऑब्सेशन कर लोगे इस सेशन से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर तुम लोग कर लो तो आ जाओ। डीएनए क्या करता है, डीएनए कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड बेसिकली हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से लेकर के चिल्ड्रन तक बेसिकली पास करते हैं, ठीक है। ओके, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिमिलरिटीज़ के लिए, है ना। आपके पास डीएनए जो है पापा से है, तो इससे सिमिलरिटीज़ देखने मिलता है ना, और डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल, ठीक है। क्लियर है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है, क्या कंटेन करता है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। क्लियर है, बिल्कुल, आगे बढ़े। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म, बस क्लियर। आ जाओ, एक टर्म हमने पढ़ा था जीन, है ना, यहाँ पढ़ा था जीन। जीन, ये जीन है क्या, आ जाओ, वो जादुई जीन नहीं, ये जीन की बात करें। एक स्मॉल फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम में। क्लियर है ना। हर जीन जो होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। अगर तुम्हारा हेयर का कलर ब्लैक है, ब्लू है, ब्लू मतलब बता रहे हैं, वाइट है, या जो भी, वो किस पे डिपेंड करता है, जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। सब चीज़, आई का कलर जीन कंट्रोल करता है, यानी ईच जीन कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर। हाइट हो गया, कलर हो गया, ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर हो गया, सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, तो जीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जीन जो है बेसिकली ट्रांसफर्ड होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनहेरिटेड ऑफ ट्राइट्स के लिए, समझे। ओके, जीन क्लियर है, बेसिकली कि स्मॉल फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए है जो बेसिकली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम में। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ जी, बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, बस इसको कर लीजिए एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, बस डेफिनेशन आता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, अच्छा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट की हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और मेरा थोड़ा सा फ़ोन को साइलेंट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया तो अच्छी बात है, वरना डेफिनेशन के तौर पे बस, और कुछ नहीं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, आर द अपोजिट फॉर्म ऑफ द सेम ट्राइट फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। मेंडल की बात करें तो जॉर्ज मेंडल, बेसिकली उन्होंने स्टडी किया था किसके पास, किस पे, आपका पी प्लांट पे उन्होंने ये स्टडी किया था कि एग्जाम्पल के तौर पे टॉल है, ड्वार्फ है, राउंड है, रिंकल है, पर्पल फ्लावर है, कलर है। बेसिकली ये क्या किया कि अपोजिट फॉर्म ऑफ द सेम ट्राइट फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, अपोजिट ट्राइट पाया जाता है सेम ट्राइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यार मैसेज ऑफ कर दो, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डोमिनेंट एंड रेसेसिव। दोनों डेफिनेशन एक एक नंबर में 2 नंबर मिला के पूछ देगा। डिफाइन डोमिनेंट राइट एंड रेसेसिव राइट, सीधा सीधा। डोमिनेंट, जैसे डोमिनेट, हम लोग कोई चीज़ हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो वही चीज़ है, मतलब एकदम पावरफुल, सीधा सीधा याद रखो। डोमिनेट राइट आर द राइट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन ओनली वन डोमिनेट जीन इज पर्सन।
बेसिकली खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, वन डोमिनेंट जीन इन पर्सन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखो, इट अपेयर्स इन बोथ होमोजाइगस, क्या होता है आगे पता चलेगा, एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो आपका डोमिनेंट ट्राइट है ये दोनों जगह आपको देखने मिलेगा, होमोजाइगस में, होम मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग कंडीशन में भी और सेम कंडीशन में भी, ठीक है, ओके। डोमिनेंट राइट का एग्जांपल कैपिटल टी मतलब बेसिकली कैपिटल लेटर को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, डोमिनेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हर बार ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन सा डोमिनेटेड कैरेक्टर है, तो कैपिटल वाला खोज लेना, टी रहेगा या कुछ भी तुम्हारा पास कैपिटल रहना चाहिए, बात खत्म, ठीक है, ओके। कैपिटल लेटर को मतलब वो डोमिनेट है, रेसेसिव उससे नीचे हो जाता है। देखो ये जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जैसे क्या एग्जांपल के तौर पे खुद तुम लोग भी ऐसा होता है ना, कुछ कोई हावी हो जाता है कोई, जैसे तुम्हारा फ्रेंड ही हो गया, कोई हो गया, तुम बोल नहीं पाते, चलो यार रहने दो, है ना, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है वो वाला फीलिंग नहीं, जो तुम समझ रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है रहने दो, है ना, तो वो वाला चीज़ है ना, ओके। तो ये बस तुमको कहाँ देखते हैं, ओनली टू रेसेसिव जीन में देखने मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली तुमको रेसेसिव ट्राइट रिमेन हिडन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये बेसिकली ड्वार्फनेस को शो करता है, स्मॉल टी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखो, रेसेसिव बोले तो कैपिटल लेटर खोजो, सॉरी स्मॉल लेटर खोजो, डोमिनेट बोले तो कैपिटल लेटर खोजो, बात खत्म, और कुछ नहीं। और ये डेफिनेशन दो, डोमिनेंट क्या होता है, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, रेसेसिव जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी शो कर दो एग्जांपल, बस काम खत्म। आते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, नाम से सेम है, बस चीज़ें देख लो। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस थोड़ा अलग है कि ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस उसको बोलेंगे जिसका इट हैज़ टू क्या है, आइडेंटिकल जीन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब। अगर दोनों जीन सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस। मतलब टी है सेम है, कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, दोनों सेम होगा तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस, ठीक है, ओके। चलो, सच ऑर्गन्स ओनली वन टाइप ऑफ, एक टाइप ऑफ गैमेट हो, कैपिटल कैपेबिलिटी हो या फिर स्मॉल हो, तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस। ऑब्जेक्टिव में तुमको बना के पूछ देगा कि इसमें से होमोजाइगस कंडीशन कौन सा है, ऑप्शन में रहेगा कैपिटल टी, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, तो ये टाइप का रहेगा, या फिर बी एंड सी, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए तो होमोजाइगस सिंपल से रखना कि तुम्हारा सेम रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड या तो स्मॉल टी, दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है, ओके। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, इसको वही कि हैज़ टू डिफरेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, हैज़ टू आइडेंटिकल यानी सेम, यहाँ बस तुम एक लाइन ऐड कर लो कि ये डिफरेंट होता है, यानी तुम्हारा एक कैपिटल रहेगा, दूसरा तुम्हारा स्मॉल रहेगा, ये तुमको बताना चाह रहा था, और कुछ तामझाम नहीं है, बस इतना चीज़ था, ठीक है। वही तुम वापस कॉपी पेस्ट कर देना, बस इसमें आइडेंटिकल था यानी सिमिलर था, यहाँ पे सिमिलर नहीं है, इनफ, खत्म। आ जाओ ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी समझ गए, अब आ जाओ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक क्या होता है। ऑब्जेक्टिव दो नंबर, ये डेफिनेशन है, आपको 2 नंबर मिला करके जीनोटाइपिक क्या समझते हैं, फिनोटाइपिक से क्या समझते हैं, इस हिसाब से चल रहे हैं। आ जाओ जीनोटाइपिक की बात करें, देखो यहाँ पे जीन की बात करें, है ना, देखो द जेनेटिक जो उसमें पाया जाता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर टी एंड टी, ठीक, ओके। बेसिकली जो जीन में प्रेजेंट हो, अंदरूनी प्रेजेंट हो, इसको हम लोग डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं, जैसे तुम्हारे अंदर क्या है तुमको मालूम है नहीं, है ना, या फिर मुझे भी मालूम नहीं होता है ना, कि सामने वाला बहुत अच्छा दिख रहा है, कितना अदर अच्छा है, वो तुमको लग रहा भी अच्छा, क्या पता वो अच्छा नहीं हो, क्या पता हम अच्छे नहीं है, तुम लोग अभी दिख रहे हैं, है ना। तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक सिंपल है कि जो अंदर वाला है जेनेटिक मामला है, ठीक है, जो जीन का अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक जो तुमको आंखों के सामने देख रहा है, हाँ भाई साहब ये लंबा है, हाँ स्मार्ट है, हैंडसम है, तो ये तुमको ओवरऑल जो दिख रहा है इसको बोलेंगे फिनोटाइपिक। समझ में आ रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि जीनोटाइपिक को डायरेक्टली नहीं देख सकते, बोले इसमें से किसको हम लोग नहीं दे सकते अपने आंखों से, तो हमारा जीनोटाइपिक इसे बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक, ओके। फिनोटाइपिक बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन तो विजिबल देख के बता सकते हैं, हाँ भाई साहब ये लंबा है, ये नाटा है, ये दिस है, ये दैट है, वाट है, जो भी चीज़ है ना, उसको बोलेंगे हम लोग फिनोटाइपिक, ठीक। आ जाओ मेंडल एक्सपेरिमेंट में आते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव भर भर के आ जाएंगे। आपको 5 नंबर तक में दिया जा सकता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। और कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आ जाओ सारी चीज़ें बता देते तुम्हें। मेंडल एक्सपेरिमेंट, नाम जॉर्ज साइमन मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार, सारे ऑब्जेक्टिव जितने 10 साल में पूछे गए हैं आने वाले चांस सारे बता देंगे तुमको, टेंशन मतलब। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, गार्डन प्लांट में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लांट रहेगा, प्लांट कुछ भी प्लांट, गार्डन पी प्लांट रहेगा, साइंटिफिक नेम में भी हो सकता है दे दे, है ना। उसका स्टडी किया और उन्होंने बेसिकली ट्राइट्स को पास किया ये फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, वो बेसिकली उन्होंने स्टडी में बताया। ओके, क्या कारण था, एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए। मेरे टाइम पे आई थिंक मॉडल पेपर या सेंटर पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि क्या रीज़न है जो मेंडल पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, क्या रीज़न है। और भी तो कुछ ले सकता था, मटर ही क्यों, मटर अच्छा लगता था। देखो रीज़न है कि उसके पास दे हैव मैनी क्लियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ड्वार्फ हो गया या फिर टॉल हो गया, वो ईजिली देख सकते थे, ठीक है, क्लियर था। और पी प्लांट जो है इजिली ग्रो कर जाते थे, ठीक है, और उनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है। पता चला इतना बड़ा प्लांट का लाइफ साइकिल ले लिया कि पता चला कि मेंडल खुद हो गया ना, समझ गए ना, हाँ वो खुद हो जाए और उसका एक्सपेरिमेंट अधूरा रह जाए, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना। दे शो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शो करता है सेल्फ पॉलिनेशन, बट क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो बी डन ईजिली। वो तो खुद से सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है, लेकिन उसको तुम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हो। इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, पता है अभी आने वाला है जो चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें एक 5 नंबर का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्या क्या एजेंट्स है, बहुत बार रिपीट किया, 5 नंबर बता रहे तुमको, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड क्या क्या एजेंट्स हैं, 5 नंबर के लिए बता रहे, कहीं लिख लो, काम देगा, है ना। चलो किसको मत बताने इस सब चीज़ से। अच्छा, मेंडल की बात करें, उन्होंने बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, मतलब मेंडल स्टडी 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, इसमें हाइट ऑफ द प्लांट को दिया। उन्होंने बेसिकली पेरेंट जनरेशन पी, ठीक है, उन्होंने क्या क्या, एक प्योर टॉल वाला ट्री लिया टी, एक प्योर डुआफ वाला टी लिया, मतलब प्लांट लिया नाटा वाला, ठीक है, दोनों को क्रॉस किया। तो पहला जो उनको मिला, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जितने भी प्लांट हो गए ना वो बेसिकली टॉल हुए, डुआफ उनको दिखा ही नहीं। तो बोले भाई साहब ऐसे कैसे हो गया, हमने तो एक तो टॉल को भी रखा था, डुआफ को भी रखा था, लेकिन मिला क्या, पूरा का पूरा टॉल ही मिला। इससे पता चल गया कि क्या टॉल जो है, यानी हमारा जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट हो गया, और जो रेसेसिव ट्राइट है वो ड्वार्फ था, इसलिए वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, रह गया वहीं पे। समझ में आ गया, हाँ जी। फिर उन्होंने F2 जनरेशन किया, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट से किया। F2 जनरेशन में क्या हुआ, रिजल्ट में क्या मिला, 3 गो आपका प्लांट टॉल मिला, 1 गो आपको ड्वार्फ मिला। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना, ऑब्जेक्टिव फिनोटाइपिक रेशियो पूछता है आपसे क्या होगा किसका, F2 जनरेशन का, किसमें बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है F2 जनरेशन में क्या होगा, तो याद रखना फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिकोड में करा रखा है। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है, ओके, इस बात को तुम याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्या कंक्लूजन यहाँ से निकला कि ट्राइट्स जो है वो तुम्हारा बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन, ठीक है। इससे तुमको क्या कंक्लूजन मिला। दूसरा बात यह है कि हर जीन, देखो ईच ट्राइट हैज़ 2 फैक्टर जीन्स, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक। डोमिनेंट जो ट्राइट्स है वो एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, और रेसेसिव नहीं कर पाता है, ठीक है। जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और उनको कंक्लूजन ये मिला कि जीन्स जो है वो सेपरेट हो जाता है किसके दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक, ओके। चलो आ जाओ यहाँ पे, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या कहता है कि इन दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट आर प्रेजेंट टुगेदर ओनली द डोमिनेंट ट्राइट एक्सप्रेस और रेसेसिव वो रिमेन हिडन। बात सिंपल सा उन्होंने कहा कि भाई साहब लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम से पता चल रहा है कैसा स्टेट है, जब तुम 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट को आपस में रखोगे लाओगे तो जो मेरा डोमिनेंट वाला है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, रेसेसिव वाला रह जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें एक्सप्लेन कर पाया, इंपॉर्टेंस क्या था इससे एक्सपेरिमेंट का, इनहेरिटेंट ट्राइट्स को एक्सप्लेन कर पाया, बेसिस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स को
फॉर्म कर पाया। अंडरस्टैंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन को करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहा ये आपका एक्सपेरिमेंट। इतने चीज़ें बस आप याद रख लेना। अच्छा, एक शायद और एक रेशियो है, मैं बता रहा हूँ, आई थिंक कुछ और एक रेशियो है जो ऑलरेडी मैंने डिकोड में करा रखा था, कमेंट सेक्शन कर देना। बस 3 ही आपसे रेशियो पूछता है, वो वाला। और किसका था, आई थिंक एक मिस आउट है इसमें, ठीक है, उसको देख लेना थोड़ा सा कमेंट सेक्शन, या फिर मुझे बता देना, मैं एक बार पिन कर दूंगा वो डिटेल, क्योंकि 3 ही पूछेगा, या तो ये तो पूछेगा फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक, और एक पूछता है, वो मैं एग्जैक्टली मेंशन करना भूल गया, बट कोई बात नहीं, कितना याद रखे यार। आ जाओ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आ जाओ। इतना आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आराम से बन जाएगा। अभी इधर आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। सेक्स डिटर्मिनेशन ये बेसिकली डिटरमाइन करता है इन अ ह्यूमन बीइंग, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ चाइल्ड यानी मेल फीमेल डिसाइड करता है टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि भाई साहब ये मेल होगा या फीमेल होगा, कब, फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है। ओके, क्रोमोजोम इन ह्यूमन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के तौर पर 23 क्रोमोजोम होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पेयर में, याद रखना। 22 जो इसमें ऑटोजोम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि कितने ऑटोजोम्स होते हैं, तो 22 पेयर पूछे तब, अगर नहीं पूछे तो 44। समझ में आ रहा है ना, एक पेयर में बेसिकली, पेयर में तो 2 है ना, समझ में आ गया। ओके, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रख लो। या तो तुमसे ऑटोसोम पूछेगा, सेक्स क्रोमोसोम कितने पेयर होते हैं, या तो तुमसे डायरेक्ट क्रोमोसोम कितने होते हैं पूछ लेगा। क्लियर है ऑब्जेक्टिव का मामला, आ जाओ। अच्छा, जिसमें से XX क्या होता है, शो करता है फीमेल को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 12th में भी यही क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। XY मेल, ठीक है, दे देगा, बोलेगा कि इसमें से मेल का सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, तो तुमको XY खोजना है मेल में, और XX इसमें फीमेल में। इतना चीज़ याद रख लेना, बिहार बोर्ड खत्म, आगे नहीं जाएगा इससे। आगे आओ, यहाँ देखो, रोल ऑफ पेरेंट्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन, कि क्या रोल रहता है पेरेंट्स का। देखो, द फीमेल पेरेंट यानी मदर की बात करें, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, 1 टाइम ऑफ गैमेट जो कंटेन करता है, सिर्फ वो X क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछेगा कि फीमेल पेरेंट्स या फीमेल मदर वो क्या, कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो XX, बस इस हिसाब से भी पूछ सकता है। और पेरेंट्स की बात करें, वो 2, क्या, एक X और एक Y, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजेशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, तो इफ स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम, अगर स्पर्म जो है कैरी करेगा X क्रोमोसोम, फर्टिलाइज द एग, तो चाइल्ड विल भी क्या होगा तुम्हारा XX, मतलब फीमेल। यानी एक चीज बता रहे, साथ रहो, देखो, इफ स्पर्म कैरी Y क्रोमोसोम, तो जो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, उसके बाद क्या होगा, जो चाइल्ड विल बी XY मतलब मेल, ठीक है। देयर फॉर द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बेटा होगा या बेटी, ये डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है कौन, पेरेंट्स। मतलब डिसाइड मतलब वो खुद, है ना। ओके, ये नहीं कि हाँ भाई साहब अभी बेटा होना चाहिए, अब बेटे, वो नहीं। उसका जो क्रोमोसोम है बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम है, वो डिसाइड, अगर X गया तो मेल होगा, सॉरी X गया तो फीमेल होगा, Y गया तो बेसिकली मेल होगा। यानी जो आजकल टीवी सीरियल पता नहीं क्या साइंस पढ़ के वीडियोस बनाते हैं, सॉरी साइंस पढ़ के सीरियल बनाते हैं कि नहीं, कि देखोगे सीरियल में अगर होता है ना कि आई थिंक बहू के जब बेटा नहीं होता है तो उसको निकाल दिया जाता है कि तुम मेरे वंश को आगे बढ़ा नहीं पाए, दीज दैट, मतलब देख रहे हो कितना वाहियात वाला इंडियन सीरियल, मतलब लगभग सीरियल तो ही होता है, 10 कैमरा एंगल घुमाएगा इधर उधर से, वही चीज़ बताएगा कि तुम्हारे वंश नहीं बढ़ा सकते, मेरा खानदान खत्म हो गया, दीज दैट, ठीक है। और लड़की को दोष दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको बता देना कि ये जो डिसाइड करता है, ये मेल डिसाइड करता है कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी, ठीक है। तो अगर ये, क्योंकि फीमेल के पास ऑलरेडी X है, एक क्रोमोसोम है, यानी आपका जो मेल ही डिसाइड करेगा बेटा होगा या बेटी। इसलिए क्या नाम है, आई थिंक बहुत सारे ऐसे सीरियल्स यार, खास करके कलर्स टीवी, वाहियात सीरियल आएंगे, ठीक है। तो दिल पे मत लेना ना, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स में यही दिखाते हैं, फिल्मों में भी यही दिखाते हैं, पता नहीं।
ये सब सीख करके जो आजकल की सास है, आजकल या पहले की सास भी, उनका भी माइंडसेट यही है कि हाँ जो बेटा हो रहा है तो मतलब ये सब मतलब फीमेल का ही है, बहू मतलब उसकी जो बहू है उसी का गलती है, बेटा नहीं हो रहा तो उसी की गलती है। ठीक है, ओके, तो उनको बता देना ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ये चीज़ें होता है। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं आगे बढ़ के। एवोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एवोल्यूशन की बात करें, एक ग्रेजुअल चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे धीरे धीरे में ज़िंदगी में कोई ना कोई आएगा एग्ज़ाम, धीरे धीरे, है ना, और इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, ओके, ये बेसिकली दीज चेंजेस हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिकली हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होता, तुम खुद को टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाते, तो तुम रहते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि अभी ऐसा ऑनलाइन दुनिया हो गया है, अगर तुम फ़ोन नहीं चला पा सकते, बिल्कुल नहीं आता है तुमको, कोई भी लूट के चल जाएगा, कोई भी ठग के चल जाएगा, तो खुद को तुम टाइम के साथ चेंज कर रहे हो। पहले तुम ऑनलाइन कभी फ़ोन में पढ़ते थे नहीं ना, अब धीरे धीरे चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, धीरे धीरे खुद को अडेप्ट कर रहे हो। या तुम कहीं जा रहे हो, बहुत ठंडी है, तो वहाँ खुद को सर्वाइव कर पा रहे हो एवोल्यूशन के कारण से, है ना। ओके, चलो, कि एवोल्यूशन किसके कारण होता है? वेरिएशन, हेरिडिटी या फिर नेचुरल सिलेक्शन के कारण से होता है। ठीक है, ओके, कुछ चार्ल्स डार्विन है, उनके आइडियाज़ को देखेंगे, एवोल्यूशन को देखेंगे, फिर ख़त्म करेंगे। आ जाओ, चार्ल्स डार्विन की बात करें, इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्होंने एक फेमस बुक लिखा, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कब? 1859। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, इनके बात करें, इन्होंने बेसिकली डार्विन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। ठीक है, ओके, आ जाओ, इनके थ्योरीज की बात करें थोड़ा सा, है ना, इन्होंने कुछ कुछ थ्योरी दिया, तो इनसे बात करते हैं। आ जाओ, इन्होंने बोला मेन पॉइंट ऑफ द डार्विन थ्योरीज की बात करें, ओवर प्रोडक्शन, ऑल ऑर्गन्स प्रोड्यूस मोर ऑवर स्प्रिंग कैन सर्वाइव। यानी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन सब तो सर्वाइव नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल फिश ले लो, फिश के देखो कितने सारे अंडे होते हैं, क्या उतना बच्चा टिक पाता है? नहीं ना। तो पहला पॉइंट इस थ्योरी का, ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ द डार्विन थ्योरी। दूसरा, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, लड़ाई करना पड़ता है। तुम खुद देख लो, जिंदा रहने के लिए तुम पढ़ रहे हो, है ना, फिर एग्जाम दोगे, इतना सारा कंपटीशन करोगे, किसके लिए? क्योंकि खाना भी कम है, स्पेस भी कम है, शेल्टर भी कम है ना। ये सारी चीज़ें तुमको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा बच्चा, है ना। ओके, वेरिएशन, है ना। थर्ड आता है हमारा, क्या आता है? वेरिएशन, मतलब छोटे छोटे आपका फर्क दिखेगा, है ना। हर जगह सब चीज़ आपको सेम सेम नहीं दिखेगा, कुछ चीज़ें छोटे छोटे अलग अलग दिखेंगे, है ना। किसके कारण से? वेरिएशन के कारण से। और वेरिएशन जो होता है वो यूजफुल होते हैं। ठीक है, चलो आते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो स्ट्रांग होगा वो बचेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा दिन तक लड़ पाएगा, जी लेगा। जो कमज़ोर होगा, ठीक है, लाचार होगा, उसको 5 दिन में दबा के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फोर्थ उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ आता है, क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर का सिलेक्शन। नेचर खुद सिलेक्ट करता है कि कौन बचेगा, ठीक है, और कौन नहीं बचेगा, यानी फिफ्थ पॉइंट। ठीक, चलो, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब नई स्पीसीज का बनना। बहुत लंबे टाइम तक यूजफुल वेरिएशन जमा होते हैं, धीरे धीरे नई स्पीसीज बन जाते हैं, और लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो ये बेसिकली किसके पॉइंट्स थे? आपके डार्विन के थ्योरी है। तो ये हमारा डार्विन थ्योरी था, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपसे पूछेगा डार्विन का थ्योरी, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे बता दीजिएगा। एंड डार्विन कौन थे, क्या थे? उन्होंने बुक लिखा, ठीक है, एवोल्यूशन पे भी बुक लिखा, है ना, किस तरीके से एवोल्यूशन होगा, है ना, अपनी थ्योरी में इसलिए दी ताकि समझा सके कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन होता है और नई नई स्पीसीज बनती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, आते हैं जीन फ्लो, 2 नंबर सब्जेक्टिव। ये बेसिकली ट्रांसफ़र होता है जीन एक पॉपुलेशन टू अदर। ठीक है, ओके, चले, ये माइग्रेशन के थ्रू या फिर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसका आता है? माइग्रेशन के थ्रू आता है। जीन फ्लो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, जीन फ्लो करेगा तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा पॉपुलेशन में, जो बेसिकली हेल्प करेगा इवोल्यूशन में, है ना। ओके, इफ जीन कंटिन्यूस डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम मोर सिमिलर। अगर जीन कंटिन्यूस रहा तो सबको सिमिलर सिमिलर दिखने लगेगा, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ये भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बेसिकली ड्रिफ्ट
वो गाड़ी आता है ना ड्रिफ्ट करते एकदम ब्रेक मार करके, है ना। देखो, इज द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द चांस इवेंट, ठीक है। ओके, इट इज मोर कॉमन इन द स्मॉल पॉपुलेशन। सॉरी, अगर मैंने जीन पढ़ा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। देखो सिंपल सा मतलब समझो, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन में जीन के चेंज बाय चांस, यानी गलती से कुछ चेंजेस हो जाता है, इसके कारण से होता है, ठीक है। ओके, ये बात है, सीधा सीधी बात, ठीक। ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक। ओके, और जो हेल्प करता है किसमें, इवोल्यूशन में, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ, क्या, इंसुलेशन, सॉरी, आइसोलेशन। आइसोलेशन बेसिकली सिंपल से ऐसे समझ जाओगे, सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज ड्यू टू द ज्योग्राफिकल, रिप्रोडक्टिव और इन्वायरमेंटल बैरियर्स। मतलब जब ऑर्गेनिज्म का कांटेक्ट टूट जाता है और आपस में वो लोग क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसको बोलेंगे आइसोलेशन। बोले ना आइसोलेट कर दो, इसको अलग कर दो, है ना, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, ये एक बैरियर जैसा बेसिकली काम करता है, ठीक है। ओके, ज्योग्राफिकल, रिप्रोडक्टिव, ये सारी चीज़ें क्यों, देखो फॉर एग्जांपल सोचो कि कोई स्पीसीज है या कुछ जानवर है, बीच में कुछ पहाड़ आ गया, नदी आ गया, समुंदर आ गया, तो दो ग्रुप अलग अलग हो गए, वो आपस में मिल नहीं सके, ये कंडीशन होता क्या, आइसोलेशन का, ठीक है। इसलिए इन्वायरमेंटल, रिप्रोडक्टिव एंड इन्वायरमेंटल बैरियर का वर्ड इस्तेमाल किया गया, समझ में आ गया, है ना। ओके, अब आते हैं दो बहुत रिपीटेड है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज एंड आपका एनोलोगस सीरीज। होमो मतलब सेम, बट सेम बेसिक स्ट्रक्चर, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, फंक्शन दूसरा हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो तो होमोलोगस। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एनोलोगस की बात करें, इसमें बात करें डिफरेंट तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा लेकिन काम सेम होगा ऑब्जेक्टिव में, ये सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बार बार पूछता है, 2 नंबर के दोनों का डेफिनेशन 2 नंबर मिला करके होमोलोगस एनोलोगस पूछता है, या तो डिफरेंस पूछ लेगा या तो ये, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा आता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की बात करें, अच्छा एक आता है, एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैं खुद भूल रहा, आई थिंक वो चीज़ हेड नहीं हो, एक एक्वायर्ड ट्राइट्स, एक इनहेरिटेड ट्राइट्स, ऐसा कुछ है, 2 ट्राइट्स में डिफरेंस पूछता है। अगर ऐसा कुछ है ना तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, अगर मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट कुछ तो ऐसा है, ठीक है। ओके, आ जाओ, स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात करें, फॉसिल्स का आखिर क्यों पढ़ते हैं, है ना। ओके, क्या जरूरी है पढ़ने का, है ना। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन इम्प्रेशन और ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द रॉक, ठीक है। जो फॉसिल्स है वो बेसिकली प्रिजर्व रखे कुछ ट्रेसेस किसका, एंशिएंट ऑर्गेनिज्म का जो पाया जाता है फाउंड इन द रॉक, ठीक है। ओके, और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल को, ठीक है। ओके, पैलेंटोलॉजी, फॉसिल जो होता है यूजुअली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री बेसिकली सेडिमेंट से बह बह के आया है कहीं से, है ना, उसको फॉर्म ना बहुत दिन बाद, ठीक है। ओके, क्यों पढ़ते हैं, ताकि इसमें आपको मिल जाए एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल, इससे पता चल जाता है आपको ऑर्गेनिज्म का कितना साल है ना, कितना उसका रॉक वगैरह से पता चलता है कितना साल पुराना है, ठीक है। ओके, चेंज इन ओवर, किस तरीके से चेंजिंग आया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। द स्टडी ऑफ फॉसिल बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से अभी चेंजेस आया है ना, ये सारी चीज़ें रॉक से पता कर सकते हैं। हाँ, ये कब कितना पुराना साल है, उसमें जो फॉसिल्स है जो ऑलरेडी एक्सटेंट एनिमल कभी हुआ करते थे, वो दब के वो कहाँ जाएंगे, उड़ेंगे तो नहीं ना, तो ज़मीन में ही रहेंगे होंगे, हैं, सेडिमेंट हुआ होगा, तो रॉक से बेसिकली पता चल जाता है, इसलिए हम लोग स्टडी ऑफ फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, क्या चीज़ें हैं इसमें, आपको क्या इंपॉर्टेंस है फॉसिल्स का, आपको एविडेंस मिल जाता है इवोल्यूशन का कि कौन सा ऑर्गेनिज्म था, चेंज हो गया, है ना। ओके, ये सारी चीज़ें, सीक्वेंस आपको एवोल्यूशनरी जो एवोल्यूशन का सीक्वेंस से पता चलता है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। ओके, ये बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को लिंक करता है कि हाँ ये इस खानदान से बिलोंग करता था बहुत पहले, अब उसका एक प्रजाति अभी हम लोग को मिल रहा है, तो लिंक करने का काम कर रहा है, ठीक है। ओके, और हेल्प टू डिटरमाइनिंग एज ऑफ द रॉक, डिटरमाइन कर रहे हैं एज ऑफ द रॉक, ये कितना पुराना है, उससे पता चल सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ से बना ही होगा, तो वो कितना साल पुराना रॉक है, ठीक है। ओके, और स्पीसीज के बारे में हम लोग को मिलता है, जैसे डोडो है, बिहार बोर्ड एसएसटी में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा प्राणी एक्सटिंक्ट कर चुका है, तो डोडो ऑप्शन में आता है, डीओ डीओ लिखा रहेगा, ठीक है।
ये आपका हेल्प करता है। तो ये आपको हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले फॉसिल्स क्या होता है, ठीक है, या फॉसिल स्टडी ऑफ फॉसिल और क्या आपका सिग्निफिकेंस न्यू क्वेश्चन बनाना चाहो तो ये पूछेगा, अदरवाइज ठीक ठाक, बात खत्म। इतने चीज़ें थे, होपफुली 32 मिनट में कवर कर दिया। एक आई थिंक एक्वायर्ड ट्राइट्स ऐसे कुछ है, ठीक है, 1 मिनट रुकना मैं उसको देख लेता हूँ। हाँ जी, एक ये टॉपिक ये बहुत बार आ चुका है, तो क्यों आपसे मिस्टेकली कम नंबर आ जाए, ये यही क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, मेरा भी ये रहेगा कि यार बता ही देना चाहिए था, है ना। ये बहुत एक्वायर्ड राइट्स एंड इनहेरिटेड राइट्स डिफरेंस पूछता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं खोज के इसको करा दिया। 2 नंबर का है। क्या है एक्वायर्ड राइट? बेसिकली आपने एक्वायर किया, दीज आर ट्राइड विच आर डेवलप इन इंडिविजुअल ड्यू टू द स्पेसिफिक कंडीशन। अगर आप फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, तो ये आपने एक्वायर्ड है, आपने ये चीज़ें किया है ना। ये ट्रांसफ़र नहीं होता। आपको जैसा बहुत प्रो प्लेयर है ना, तो आप चाह रहे हैं कि आपका बेटा बहुत बड़ा गेमर बन जाए, तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होता, कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। ओके, और ये डायरेक्ट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ओके, और इनहेरिट जो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो सकता है, आपने जो अपने पेरेंट्स से पाया है, ठीक है, अपने वो ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे आपका हेयर कलर वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, तो बेसिकली ट्रांसफ़र हो सकता है बच्चे तक, ठीक है। ओके, और ये भी बेसिकली दे कैन नॉट डायरेक्ट एवोल्यूशन, है ना, ये भी डायरेक्ट, बट लो वेट स्टार्विंग बैटल। स्टार्विंग बैटल्स का मतलब होता है जो बैटल्स प्रॉपर फूड नहीं पा रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो एग्जांपल्स के तौर पे हो गया, वनली आपसे डिफरेंस पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा, तो आप 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, कहानी खत्म रहेगा। एक्वायर्ड बेसिकली आपने चीज़ें क्या एक्वायर किया, है ना, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इनहेरिटेड जो पास हो सकता है उसको बोलेंगे इनहेरिटेड, और ये ट्रांसफ़र हो सकता है प्रोजनी तक, यानी बच्चों तक। होपफुली ये 2 नंबर में आता है, बस इतना ही याद रखिएगा। आज का चैप्टर भी हुआ समाप्त। हम लोग 30 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, इनफ रहा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैप्टर इतना काफ़ी रहेगा, इतनी सारी सब्जेक्टिव के तौर पे ही मैंने डायरेक्ट करा दिया, है ना। इतनी चीज़ों को करके रखिए, इनफ रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।